मैंने जो कहा ना, यूपीएससी निकलवा कर रहूंगा, लेकिन अब सब्जेक्ट पढ़ाने में जिस डेप्थ में तुम्हें ले जाना है, जिस नोट्स में ले जाना है, वो मेरा काम है। जिन्होंने समय के साथ हमें अपमानित किया था, अरे ये तो आपका स्टूडेंट ही नहीं, वो तो फलाने का, आ जाओ बेटा आ जाओ, लीगल पे आ जाओ, न तुम कहीं जा रहे हो न मैं कहीं जा रहा हूँ, कि ब्रेन पावर को खत्म करती जा रही है। भूगोल एक ऐसा विषय है, हम भागते हैं कि कुछ जादू टोना कुछ होगा, फैक्ट पढ़ा जाएगा। तो मेंटरशिप के नाम पे आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से एक सीनियर बच्चा जो है वो आपको गाइड करता रहता है। तो ना उनकी मेंटरशिप में एनएलपी है, ना उनकी मेंटरशिप में लाइफ स्टाइल है। तो अभी मैं लगातार, आपको पता है कि आप लोग गुरुकुलम का हिस्सा हैं ज्यादातर बच्चे, और मार्गदर्शन एक और मेंटरशिप शुरू हुई है। दोनों के अपने फीचर्स अलग अलग हैं, तो ज्यादातर बच्चे मेरे साथ जुड़े। लेकिन अब वहां पर जब मैं उनके 1 महीने में उनकी ग्रोथ देखी, उनका स्टैग्नेशन देखा, उनके चैलेंजेस देखे, तो एक चीज मुझे समझ में आई कि मुझे खुद आगे इसमें बढ़ के होगा, इसको मैं और ज्यादा नॉट कर सकता हूं और ज्यादा इसमें ओरिएंटेशन कर सकता हूं। सो ये जो प्रोग्राम हमारा गुरुकुलम और मार्गदर्शन है, जो दोनों मेंटरशिप प्रोग्राम है, अब उसमें मैं मैक्सिमम सब्जेक्ट को होल्डिंग मैं करूंगा। यानी इसका पर्पस क्या होगा? इसका सिंपल सा पर्पस होगा, सीखो। यानी मैं सब्जेक्ट सिखाऊंगा, लिखाऊंगा और मैं उसी को याद भी कराऊंगा। यानी मेरा ही पूरा दिन मेरे साथ ही चलेगा। तो चाहे वो 0 टू हीरो के बच्चे, तो यहां पर 2 पार्ट रहेगा। एक जो ये क्लासेस हैं, तो ये क्लासेस सभी बच्चों को मिल रही हैं, चाहे वो मेरे 0 टू हीरो के स्टूडेंट हो, गुरुकुल के स्टूडेंट हो, सभी के लिए क्लासेस। लेकिन इस क्लास के साथ, इस क्लास के बियॉन्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होगा कि भाई मेंटरशिप इसमें कहां है, तो ओजांग सर इसी के क्वेश्चन भी बना के दे रहे हैं, जो भी हमारे मेंटरशिप के स्टूडेंट हैं। रिवीजन भी मैं ही कराऊंगा, टेस्ट भी मैं ही लूंगा। यानी अगर मैं कहूं कि अब मैं उंगली पकड़ाकर, जो मैंने अभी 1 महीने तक आप लोगों का पूरा रिपोर्ट कार्ड देखा, आपके अप्स एंड डाउन्स देखे, बच्चों की रिपोर्ट जब मैंने देखी, तो ये सारी चीजें जो हैं वो अब आपको यहां पर क्लियर होने जा रही हैं। तो तैयार हो जाइए जो लोग मेरे साथ मेंटरशिप में। और आज की डेट की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ही मेंटरशिप है। तो मेंटरशिप में सिंपल सा फंडा ये रहता है कि भाई आज की डेट में कोई मुझे पर्सनली ध्यान दे, तो अब वो ध्यान देने के लिए मैं आ गया हूं, मैं वो पर्सनली ध्यान देने जा रहा हूं, मैं वो चीजें करने जा रहा हूं, राइट। तो इसके साथ जो ऐसे मैं यहां ज्योग्राफी शुरू करने जा रहा हूं, ज्योग्राफी के साथ इकोनॉमिक्स, राइट, और हिस्ट्री एसपी सर की चली रही है। तो ये सारे जो है वो अब इसमें पर्सनल, जैसे मैं यहां पढ़ाऊंगा, पढ़ाने के तुरंत बाद इस पर आपको टेस्ट मिलेगा। जो भी मेंटरशिप के स्टूडेंट हैं, जो जिनकी क्लास है, वो यहां पर उनकी जर्नी खत्म हो जाएगी, मेरे बाद वो जो है जर्नी खत्म। लेकिन जो लोग, हाँ, कि मुझे ओजांग सर सिखाओ, एक होता है पढ़ना, एक होता है सीखना, मुझे आपके साथ ही रिवीजन करना है, मुझे आपके साथ टेस्ट लगाना है, तो मैंने कहा ना, उंगली पकड़ा कर सिखाऊंगा। इसीलिए कहा यूपीएससी निकलवा कर रहूंगा। लेकिन उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा एफर्ट और एक्स्ट्रा समय जो है वो हमें लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टीम लगानी पड़ती है। तो जो लोग आज मेंटरशिप का पार्ट हैं वो बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि इस तरह से अभी तक इतने सीनियर लेवल पर कोई टीचर जो है मेंटरशिप के लिए नहीं आया है। ज्यादातर वही बच्चों से जो है मेंटरशिप कराते हैं और उसके नाम पे जो है वो मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा होता है। उन्हें ना एनएलपी के बारे में पता होता है, ना वो उन्होंने जिंदगी मेडिटेशन किया होता है। बस ये 10 चैप्टर आज पढ़ लेना, ये 20 क्वेश्चन लगा लेना, दिस इज नॉट मेंटरशिप। मेंटरशिप जो होता है वो आपका मिरर होता है। आज मैं YouTube पे एक वीडियो डालूंगा, उसमें मेंटरशिप की एक पूरी कहानी है। उस कहानी को समझना कि मेंटरशिप होता क्या है बेसिकली, कोच किसे कहते हैं, वो कोचिंग जो वर्ड होता है ये बहुत ब्लर वर्ड है। तो ये कोच जो होता है वो करता क्या है, कैसे हमारा बेस्ट निकाल के हमारे सामने लेकर आता है, इसके बारे में बात होगी। तो तैयार हो जाइए जो लोग मेरे मेंटरशिप का पार्ट हैं, जो लोग इसके साथ हैं। तो सब्जेक्ट तो हम पढ़ेंगे, वो मेरा काम है पढ़ाना, और सब्जेक्ट पढ़ाने में जिस डेप्थ में तुम्हें ले जाना है, जिस नोट्स में ले जाना है, वो मेरा काम है। और कोई भी चैलेंज जो करना है, जिस सब्जेक्ट में चैलेंज करना है, कर दो कि भाई ये सब्जेक्ट मेरे को बहुत नहीं आता है, आप सिखा दो मुझे। लेकिन अब सिर्फ पढ़ाना अगर होता तो फिर तो हर बच्चे को पढ़ा रहा हूं आईएएस बन जाता। हमारा एक पर्पस जो है डाइल्यूट हो रहा है, हमारा एक पर्पस डाइल्यूट हो रहा है कि भाई हम जिस बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो तैयार होना चाहिए। और अब एक ऐसा दौर आ गया, आपने देखा बड़ी बड़ी कोचिंगों के ऊपर फाइन लग रहे हैं। जो लोग कहते थे यस हमारे यहां से सारे सिलेक्शन है, 200 सिलेक्शन, 250 सिलेक्शन, उनके ऊपर उतने बड़े बड़े फाइन चिपकाए जा रहे हैं। तो भाई अब जो ये हमें एक जो है रेजिस्टेंस का सामना, बच्चा फोन करता था, अच्छा वो फलानी कोचिंग में तो इतने 100 सिलेक्शन हो गए, आपके यहां से कितने? हमारे यहां गिने चुने 5-6, क्योंकि हम बच्चे पढ़ाते हैं सुपर 30, सुपर 50। तो ये दौर बहुत अच्छा है, ये दौर बहुत अच्छा है। और ये दौर क्या है
ये दौर है जो हमारे जैसे लोग जो ओरिजिनल वर्क कर रहे हैं उनको अब रास्ता मिल रहा है धीरे धीरे। अब ये सोशल मीडिया के माध्यम से हर बच्चे तक खबर पहुंच रही है। पहले क्या होता था, हम जब रिजल्ट दिखाते थे, अरे आपका तो फेक, फलाना वाला तो बहुत सही दिखा रहा है क्योंकि उनके रील्स बहुत वायरल है, आ जाओ बेटा। अब तो मैं उनको ढूंढ रहा हूं, वो जिन लोगों ने मुझे, अब तो मैं नंबर ढूंढ रहा हूं कि नंबर मिल जाए कहीं एक बार, जिन्होंने समय के साथ हमें अपमानित किया था, अरे ये तो आपका स्टूडेंट ही नहीं, वो तो फलाने का, आ जाओ बेटा, आ जाओ, लीगल पे आ जाओ। समय के साथ हर चीज जो है, वो कहते हैं ना कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। तो खैर देखते हैं आगे। तो मेंटरशिप का जो जुनून है, अब ये जुनून बन चुका है। यानी अब मुझे समझ में आ गया भाई, मौका मेरे लिए बहुत अच्छा है अगर मुझे कुछ अच्छे स्टूडेंट मिल जाते हैं। और यहां पर सिर्फ ये नहीं कि मैं उनके दिनचर्या को ठीक करूं, उनके कुछ नोट्स दूं, मैं पढ़ाऊं, मैं सिखाऊं, मैं लिखाऊं, मैं ही उनको एक्सेल करूं, मैं ही रिवीजन करूं। सभी बच्चों ने, मेंटरशिप के मेरे स्टूडेंट ने कहा ना कि सर हमें रिवीजन में बहुत दिक्कत आ रही है। तो अब बंद, अब मैं हूं यहां पे। अब दिन की शुरुआत मेरे साथ होगी और दिन का अंत मेरे साथ होगा। न तुम कहीं जा रहे हो, न मैं कहीं जा रहा हूं, ठीक है। और एक ही धुरी पे सब कुछ ले आ दिया। हमें भी आपकी मानसिकता को पढ़ने समझने, जो हमने अभी आपका रिपोर्ट कार्ड तैयार किया, आपके क्वेश्चंस हमने इकट्ठा किए, हम भी उस पर लगातार स्टडी। यही मेंटर होता है, यही मेंटर होता है। मेंटर बेसिकली आपके डाटा पे काम करता है, आपकी प्रॉस एंड कॉन्स पे काम करता है। ये थोड़े ना यूनिवर्सल आज की मेंटरशिप में चल रहा है, चलिए ये जो है वो पीडीएफ में से 1 से 10 पीडीएफ पढ़ लीजिए। अब आपकी कमर में दर्द हो रहा है, आपका दिमाग भटका हुआ है, आपका मन नहीं लग रहा, आपकी कोई और प्रॉब्लम है, और आपसे कहा जाए 10 पेज पढ़ लीजिए, 10 चैप्टर पढ़ लीजिए, आप पढ़ पाएंगे? आप कहेंगे सर पहले मेरा इलाज तो करो, मुझे ठीक तो करो, मेरा दिमाग शांत तो करो। ये होती है मेंटरशिप। लेकिन धीरे धीरे सब चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, होंगी। तो पहले तो मैं बड़ी शिद्दत से उन बच्चों को खोज रहा हूं जिन्होंने एक समय बड़ा अपमानित किया था, अरे आपके यहां से वो फलानी जगह, आ जाओ बेटा, आओ, ढूंढो तुम्हारे फलाने वाले के यहां से। सो नाउ मैंने जो कहा ना, यूपीएससी निकलवा कर रहूंगा, लेकिन अब मुझे अच्छे बच्चे चाहिए जो मेरे साथ मेंटरशिप में आगे जा सकते हैं। और आज की ये सबसे बड़ी नीड है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन इतना ज्यादा हो चुका है, इतना ज्यादा हो चुका है, अबेंडेंट नॉलेज हो चुकी है। और जितनी ज्यादा अबेंडेंट इंफॉर्मेशन मार्केट में है, उतनी ही ज्यादा बच्चा जो है लेथार्जिक होता जा रहा है। आज वो खुद से एक लाइन नहीं लिखना चाहता, वो चैट जीपीटी को कमांड दे रहा है। हर चीज ऑन कमांड होती चली जा रही है। तो ये आपको धीरे धीरे बिल्कुल आपकी ब्रेन पावर को खत्म करती जा रही है। तो वो लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो आज मार्गदर्शन या गुरुकुलम का हिस्सा हैं, मेंटरशिप का। जो लोग नहीं है वो इसमें हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आखिर ये प्रोग्राम है क्या। तो आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं यहां डेली चैप्टर पढ़ाऊंगा विद नोट्स, मेरे अपने स्टाइल में। और मेरा स्टाइल आप जानते हैं SWC है और BTL है। कितने लोग SWC और BTL नहीं जानते हैं? कितने लोग SWC और BTL नहीं जानते हैं, वो भी ये समझें। तो SWC का मतलब होता है हैंडल विद केयर, यानी कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझना। BTL का मतलब होता है बिटवीन द लाइन। ये दो कॉन्सेप्ट ऐसे सेगमेंट्स होते हैं जहां पर आप किसी भी सब्जेक्ट के बीच में जा सकते हैं, बहुत डेप्थ में जा सकते हैं और 360 एनालिसिस कर सकते हैं। तो मेरे पढ़ाने का स्टाइल ये रहता है, वो हम पढ़ेंगे। लेकिन पढ़ाने के साथ साथ उस पर कितने क्वेश्चन करने हैं, उस पर क्या लिखना है, उस पर कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने हैं, कितना आपको रिवीजन करना है, ये सब भी अब मेरे साथ चलेगा। मेरे 2 मेंटरशिप प्रोग्राम है, एक है मार्गदर्शन और दूसरा है गुरुकुलम। ये दोनों मेंटरशिप कार्यक्रम है जहां पर पर्सनली वो अपने आप को ग्रोथ करना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जिसको लगता है कि नहीं, मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैंने पर्सनली संडे को बहुत से बच्चों को कॉल किया, ठीक है, जो संकल्प के बच्चे थे, EWS के बच्चे थे, उनको कॉल किया। जानते हो मुझे क्या रिजल्ट मिला? ज्यादा से ज्यादा लोग क्लास ही नहीं देख रहे हैं। मैं सही बोल रहा हूं या नहीं? एक बार बीमारी पे बात कर लेते हैं। क्लास नहीं देख रहे। कई बच्चों ने सीधे बोल दिया, अरे क्लास मिल ही नहीं रही है, आप लोग तो चीटिंग कर। और जब हमने चेक किया तो पता चला कि क्लास पड़ी हुई है, बंदे ने लॉग ही नहीं किया कभी। जो कि वो डिजिटल इम्प्रिंट आ जाता है ना, कि जब आप जितनी बार क्लास देखते हो उसके ऊपर लिखकर आ जाता है। तो ये जो सेगमेंट है वो बिल्कुल अलग है। ये दोनों अलग अलग प्रोग्राम है, मार्गदर्शन भी मेंटरशिप और गुरुकुलम भी है। ये दोनों एक ही नाम नहीं है, 2 अलग अलग नाम है।
अगर एक ही नाम होता तो मैं 2 नाम क्यों रखता किसी के। आज की यूपीएससी की तैयारी में मेंटरशिप यानी पर्सनल मेंटरशिप बहुत जरूरी है। मैं कैसे पढ़ता हूं, मेरा टाइम टेबल क्या है, मुझे रिवीजन कब करना है, रोज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, कौन देगा सॉल्यूशन? आपका मेंटर। मैं निकलवा कर रहूंगा आपका यूपीएससी। आप मुझे बनाइए अपना पर्सनल मेंटर, जहां पर ये सारी चीजें टाइम टेबल से लेकर हर चीज, चाहे वो प्रीलिम्स कैसे निकालना है, मेंस की आंसर राइटिंग क्या होगी, कैसे रिवीजन करना है, कैसे करंट अफेयर्स तैयार करना है, और अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार करिए। मेंटर असिस्टेंट का फायदा उठाइए, अपने आप को डिसिप्लिन करिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि पर्सनल मेंटरशिप क्या है और कैसे आपको ये सफलता की तरफ लेकर जा सकता है, तो देर मत करिए, दिए गए नंबर पर कॉल करिए और अधिक जानकारी देना शुरू करिए। तो यहां पर मैंने देखा क्लास ही नहीं देख रहे हैं। अच्छा, कई लोगों को मैंने पर्सनली कॉल किया, मेरे पास फाइल है, ये देखो निशान लगा हुआ, ये देखो, ये मैंने पर्सनली निकाल के हाईलाइट, सिर्फ 2 लोगों से इतनी देर में बात हुई। क्लास नहीं देख रहे हैं, ज्यादातर लोग फोन नहीं उठाते हैं, और कई लोगों ने कहा कि रेगुलर नहीं देख रहे हैं, मतलब क्लास चलती है, छूट जाती है, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। मैंने कहा अभी मैंने क्या पढ़ाया था कुछ दिन पहले, नहीं पता कि क्या पढ़ाया था। तो ये हां या ना मुझे बताना। बहुत कम बच्चे हैं, 10% बच्चे मुझे मिले हार्डली, जो रेगुलर क्लास देख रहे हैं, रेगुलर क्लास करते हैं, क्लास करने के बाद जो असाइनमेंट दिया जाता है वो करते हैं। मुझे ईमानदारी से बताओ, मोस्टली लोग सर क्लास नहीं देख रहे हैं, सर कुछ काम पड़ गया था, सर टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, जब और फंसे तो अरे सर घर में बड़ी प्रॉब्लम आ गई, जब मैंने कुछ और क्वेश्चन पूछने शुरू किए। ये पर्सनली मैं कॉल करके बता रहा हूं, मैंने पर्सनली कॉल किया। मैं आज जो यहां आया हूं उसके पीछे की 1 हफ्ते की मेहनत है। सिर्फ 10% स्टूडेंट ऐसे हैं जो रेगुलर क्लास देखते हैं, रेगुलर क्लास में बैठते हैं, शिद्दत के साथ काम करते हैं, लेकिन उनमें भी एक प्रॉब्लम है, वो सारे टास्क पूरे नहीं कर पाते। जो लोग क्लास भी देख रहे हैं, उनका हर हफ्ते एक बार होता है कि सर वो हो नहीं पा रहा है, वो छूट गया, ये नहीं हो पा रहा है, हां या ना मुझे बताना। और कई लोगों ने तो ये कहा कि सर उत्साह खत्म हो गया, सोच रहे हैं यूपीएससी छोड़ दें, ये भी उन्होंने बोला कि लग रहा है नहीं हो पाएगा। अगर मैं सही बोल रहा हूं तो ये मैं बिना फैक्ट की कोई बात नहीं करता, मैंने खुद फोन उठाया, खुद कॉल करनी शुरू की। तो ये स्थिति है। और जो बैचेस 6 महीने पुराने हो गए हैं उनकी हालत तो बहुत बुरी है, वो क्लास देखना ही छोड़ चुके हैं, वो अपनी दुनिया में खो चुके हैं, वो सोशल मीडिया 8-8, 9-9 घंटे में जा रहे हैं, लेकिन वो क्लास पे टाइम नहीं बिता पा रहे हैं। मैं यहां यही तुम्हें बताने आया हूं कि अगर हर दिन तुम अगर नहीं आज की डेट में तराशे होगे, तुम्हारे बाहर की दुनिया तुम्हें बर्बाद करने के लिए तैयार बैठी है। ये जो आज सुबह उठ के मैं मेहनत करने जा रहा हूं कि मैं खुद पढ़ा के और खुद सिखाऊंगा, उंगली पकड़ के सिखाऊंगा, मुझे कोई भूत नहीं चढ़ा हुआ था। ये एक बात मुझे समझ में आई कि ये स्टूडेंट तो 6 महीने बाद एनर्जी कह रहा है, 3 महीने बाद, और मैंने कई बार बोला था 3 महीने बाद तुम्हारी एनर्जी खत्म हो जाएगी। और सबने कहा सर अब मन नहीं करता पढ़ने का, कभी कभी क्लास देख लेते हैं, सर रिवीजन नहीं कर पाते, सर भटक जाते हैं। तो आप क्यों यूपीएससी में आए, जरा इस बारे में विचार करिए। तो एक नया दौर शुरू हो रहा है, और जो लोग गुरुकुलम का पार्ट है, मोस्ट वेलकम। आपको पता, आप में से बहुत से स्टूडेंट जो फुल मेंटरशिप का पार्ट है, पर्सनल मेंटरशिप का, उनके तो बहुत बहुत बधाई, उनके तो लॉटरी लग गई है, तैयार हो जाए। लेकिन जो लोग अभी सोच रहे हैं वो अब समझे कि एक मेंटर होना जरूरी है, जो सर पे बैठे, और मेरे जैसा मेंटर होना चाहिए जो तुम्हारी मन में जो बातें चल रही वो समझ ले, जो कह नहीं पा रहे हो, तो लेट्स स्टार्ट। हम यहां से डिस्कशन शुरू करते हैं। तो अगर अंतरात्मा आवाज दे तो तुरंत के तुरंत क्या कर लेना, मेंटरशिप के साथ जरूर जुड़ना, एक रखना। तो यहां पर क्लासेस के साथ साथ इसके 2 पार्ट होंगे, एक क्लास आपको मिलती रहेगी जो हमारे बाकी बैचेस के बच्चे हैं, लेकिन अब जो दूसरा पार्ट शुरू होने जा रहा है वो बात शुरू होने जा रही है कि हम इस पे एक्सेल कैसे करें। पढ़ने पढ़ाने का काम तो हर जगह चल रहा है, इस पे मास्टर कैसे बनना। तो अब उंगली पकड़ाकर इसका मास्टर कैसे बनना, वो मेरे साथ आप शुरू करो, राइट। तो अब वो आएगी। दीक्षा ने कहा रेगुलरिटी डिक्लाइन हो गई है, आ गए ना हम, ठीक है। शेर जब 2 कदम पीछे जाता है तो इसका मतलब ये नहीं डर गया, वो लंबी छलांग लगाने जा रहा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखिए कैसे आपकी पढ़ाई को रेगुलर करते हैं और कैसे अब आपका सेगमेंट हम डील करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखो, इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल का परिचय। ध्यान से करना, मेंटरशिप के जितने स्टूडेंट है या जो मेंटरशिप में जाएंगे, यहां तो क्लास पढ़ा रहा हूं, नोट्स दूंगा, ठीक है, पूरा एक मेरी एक सुपर बुकलेट है वो मैं आपको देने जा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेंटरशिप के बच्चे
एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे। इस पर होगा टेस्ट, इस पर आपको लिखने पड़ेंगे आंसर, और इसका कराऊंगा रिवीजन। ठीक है, तैयार हो जाओ। पहला सेगमेंट है व्हाट इज ज्योग्राफी। शुरुआत करते हैं। किसी भी चीज को जानने का पहला सिद्धांत होता है, जैसे कोई आपसे पूछता है बेटा आपका नाम क्या है, बेटा आप क्या करते हो, ठीक है, हमें से पापा का क्या नाम है, ऐसी बात करते हैं। जब हमें किसी भी चीज का परिचय लेना होता है तो हमारे दिमाग में कुछ प्रश्न होने चाहिए। मैं आपको सिर्फ यहां पढ़ाऊंगा नहीं, मैं आपको यह सिखाऊंगा पढ़ते कैसे हैं। तो पहला सेगमेंट होता है कि बेटा आपका नाम क्या है, यानी कि अब हम बात करेंगे व्हाट इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी शब्द आया कहां से, और ज्योग्राफी में जैसे अब जब आप नाम बताते हैं, बोले सर घर में सब लोग चिंटू बोलते हैं, तो बोले बेटा घर में सब लोग चिंटू बोलते हैं, स्कूल में क्या नाम है आपका? सर जो है मेरा स्कूल का नाम गौरव है, राघव है, ज्योति है, कुछ भी अपने बताया जो भी आपके माता पिता ने नाम रखा। ठीक है, तो फिर बोले लेकिन दोस्त जो है मुझे इस नाम से, सैम नाम से बुलाते हैं, फलाने नाम से बुलाते हैं। तो आपने देखा कि आप अलग अलग पेरिफेरी में अलग अलग नाम रखते हैं। तो नामों का क्या महत्व है? इसका मतलब है भूगोल एक ऐसा विषय है जो बहुत समय के साथ डेवलप हुआ, जो विकसित हुआ। जब ये विकसित होता है तो इस दौरान इसको अलग अलग नजरिए से देखा जाता है। तो भूगोल में वो नजरिया क्या है, ठीक है, भूगोल में उसको किस रूप में, आज हम यही सबसे पहले समझेंगे कि ज्योग्राफी इसको क्यों कहा जाता है, और ज्योग्राफी समय के साथ अपने नामों को और नाम के साथ जो उसके मतलब है उसको कैसे बदलता चला है। तो पहला है ग्रीक स्कॉलर इरेटोस्थनीज। क्वेश्चन आया हुआ है पीसीएस में, इरेटोस्थनीज, ठीक है, लिखो। ग्रीक विद्वान इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, हालांकि चूंकि हमें वेस्टर्न चीजें ज्यादा पढ़ाई जाती हैं, ठीक है, तो हमारे यहां, ठीक है, खगोल शब्द का प्रयोग किया जाता था। हम बहुत पहले इनसे ये विद्वान थे, लेकिन चूंकि मजबूरी है कि हम वेस्टर्न बुक्स हमें पढ़नी पड़ रही, वेस्टर्न स्कॉलर्स हमें पढ़ना पड़ रहा है, तो हम पीछे पीछे जाने को तैयार है। नहीं तो आर्यभट्ट ने बहुत पहले ही इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन कर लिया था। चलिए, फर्स्ट यूज बाय द ग्रीक स्कॉलर इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया कब? 3री सेंचुरी ईसा पूर्व। ये बीसी भी हमें पढ़ना पड़ा, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, तो 3rd सेंचुरी बीसी। आगे बात करते हैं, लिख लिया इसको, लिखते जाओ फटाफट और याद करते जाना है, क्योंकि इस पर अभी आपको टेस्ट भी मिलेगा। तो मेंटरशिप के स्टूडेंट जो हैं वो अब रगड़ाए जाएंगे कायदे से। तो अब उनका एक दिन ना इधर ना उधर, उंगली पकड़ाकर अब सिखाऊंगा, उंगली पकड़ाकर सिखाऊंगा, ठीक है, रिवीजन होगी, पिटाई होगी, जो होना होगा अब यहां पे होगा। चलिए भाई, तो इसमें 2 शब्द हैं, जियो और ग्राफी, ठीक है। तो जियो शब्द का मतलब होता है, ये जो ग्रीक लैटिन वर्ड है, जियो का मतलब होता है अर्थ यानी पृथ्वी, ठीक है। ग्राफोस शब्द जो निकल कर आया टू डिस्क्राइब यानी वर्णन। तो पृथ्वी का वर्णन, ज्योग्राफी इज डिस्क्राइब्ड अबाउट द अर्थ सरफेस। तो शुरुआती दौर है, जैसे शुरुआत में जब आप आते हैं, कोई बोला अरे पिता प्यारा बच्चा, जब आप पालने में होते हो तो कोई चुन्नू, कोई मुन्नू, कुछ इसी नाम से तुम्हें बुलाता है। तो प्रारंभिक दौर में जब इरेटोस्थनीज ने इस नाम को दिया तो उनकी नजर में उस समय भूगोल क्या था? भूगोल जो सामने दिख रहा है केवल उतना ही भूगोल था, कोई साइंटिफिक जो है वो चीजें नहीं थी। यहां पर था टू ऑब्जर्व, जो हमें भौतिक रूप से हमें दिखाई पड़ रहा है, और वो दिखाई भी कितना, अपने साम्राज्य के बराबर ही। आने जाने के कोई ऐसे साधन तो थे नहीं दूर दराज कि हम हवाई जहाज से देख लें। तो भूगोल की उस समय लिमिटेशन थी कि जो सामने दिख रहा है, जो भौतिक रूप से मौजूद है, फिजिकली प्रेजेंट है, वही हमारे अध्ययन का विषय है। तो जियो मतलब अर्थ यानी पृथ्वी, और ग्राफोज यानी ग्राफी जो है वो टू डिस्क्राइब यानी कि वर्णन करने के रूप में सामने आ गया। ज्योग्राफी इज टू डिस्क्राइब अबाउट द अर्थ सरफेस। तो जो भूगोल है वो पृथ्वी के धरातल के बारे में जानकारी देता है, याद रखिएगा। भूगोल जो है वो पृथ्वी के धरातल का वर्णन करता है। धरातल मतलब, अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धरातल? अब HWC पे हम आ जाते हैं। BTL और SWC, इसको जरा बड़ा बड़ा कॉपी के ऊपर लिख लो। अगर ये गुण तुम मेरे साथ सीख गए तो मैं तुमसे कह रहा हूं कॉन्सेप्ट में कोई हाथ लगा के दिखा दे। तो यहां हमें परिभाषा, जैसे बहुत लोग जल्दी जल्दी होंगे, लाओ जल्दी जल्दी परिभाषा लिख लें, नहीं। तो सबसे पहले मतलब होता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्राइब, मेरे साथ, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरफेस। वर्णन का मतलब होता है देखना। इनके पास जब प्रारंभिक, इसको हम लोग बोलते हैं क्लासिकल ज्योग्राफी। कौन सी ज्योग्राफी? क्लासिकल ज्योग्राफी। जब तक आपका स्कूल में नाम नहीं लिखाया जाता है तो घर में चुन्नू, मुन्नू, छोटू सबको इस नाम से बुलाते हैं ना। फिर एक दिन आप स्कूल जाते हो तो वहां प्रिंसिपल पूछता है क्या नाम है इसका, क्या नाम लिखा जाए सर्टिफिकेट में। तो उस दिन जो है माता पिता एक
संजीदा सा नाम देते हैं। तो ये हम लोग बोलते हैं इसको क्लासिक, यानी कि आधारभूत भौतिकी जो ज्योग्राफी हो गई, तो ये क्लासिक ज्योग्राफी है। तो क्लासिक ज्योग्राफी में हम आगे गए तो दो शब्द यहां पर हमें, तो बीटीएल कहता है शब्दों को बहुत ध्यान से समझो और उसके निहितार्थ समझो। तो बीटीएल का मतलब होता है शब्दों को देखना, भागना नहीं है। और बीटीएल का मतलब होता है, ये एसडब्ल्यूसी हो गया, और बीटीएल का मतलब हुआ कि इनका मतलब समझे बिना आगे मत बढ़ो। अगर ये आदत है तो आप ज्योग्राफी के मास्टर हो। दूसरी चीज हो गई सरफेस, यानी सतह। तो ये सतह का तात्पर्य क्या है? डिस्क्राइब का मतलब होता है देखना। किसको देख सकते हैं? मैं कहूं आप मेरे बगल में भूत खड़ा है, या आपके कमरे में आपके बगल में भूत बैठा है, तो बोले सर कहां बैठा है? मैंने कहा मुझे दिख रहा है। बोले दिख रहा है, बताओ कहां है? बोले सर मुझे नहीं दिख रहा है। तो आप सर ऐसे झूठ मूठ डरा रहे हैं। आप बोलते हैं कि नहीं, संदेह रहता है लेकिन आप बोलते हैं, क्योंकि उस चीज को ना आप देख पा रहे हैं न छू पा रहे। बोले कहां भूत है, कहां भूत है, कहां भूत है, बताओ। तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो जिस हम डिस्क्राइब की बात कर रहे हैं, जिस वर्णन की बात कर रहे हैं, उसको हम भौतिक रूप से अनुभव कर सकते हैं। अब भौतिक रूप से अनुभव करने का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कमरे में पंखा चल रहा है, तो मैं उस हवा को देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन ज्ञानेंद्रिय मेरे शरीर के त्वचा पर उसका स्पर्श महसूस हो रहा है। किसी चीज को मैं देख पा रहा हूं, किसी चीज को मैं छू पा रहा हूं, किताब को उठा पा रहा हूं, ठीक है। इसी तरीके से हम ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, अपने जो नॉलेज सेंसेस के माध्यम से हम उसको क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। तो भौतिक शब्द यहां बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। क्या हो गया? भौतिक। भौतिक का तात्पर्य है फिजिकल, यानी हम उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, गंध ले सकते हैं, उसका स्वाद ले सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। बस ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसको भौतिक कहा जाता है। तो क्लासिक ज्योग्राफी में उसका भौतिक रूप से, यानी उसका फिजिकली प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि अगर मैं ग्रीक स्कॉलर हूं, मैं अपनी जगह पर हूं, मैं रोमन में हूं, यूनान में हूं, तो मैं प्रत्यक्ष रूप से हिमालय में क्या हो रहा है इसका मैं ज्ञान नहीं दे सकता, क्योंकि मेरी लिमिटेशन है, क्योंकि मेरी ज्योग्राफी का जो बेस है वो भौतिक रूप से। तो मैं जहां जहां सेनाओं, अलेक्जेंडर की सेनाएं जा रही, मैं उन सेनाओं के साथ आगे बढ़ रहा हूं और मैंने देखा ये नदी है, इसका ये नाम है, यहां पे ये ऐसे बह रही है, मैंने उसकी कुछ चित्र बनाए। तो यानी ज्योग्राफी, क्लासिक ज्योग्राफी पूछा गया था, क्लासिक ज्योग्राफी क्या होती है? बड़े ध्यान से समझना। तो क्लासिक ज्योग्राफी यानी कि जो हमारा आधारभूत ज्योग्राफी है, वो कहती है कि उन चीजों, यानी भौतिकी में जो डिस्क्राइब शब्द है, वर्णन करने का जो तरीका है, वो भौतिक रूप से जो मौजूद हो, जिसको हमने आंख से देखा हो, महसूस किया हो, स्पर्श किया हो, जहां पर हम मौजूद हो, ये भौतिक का कॉन्सेप्ट हो गया। इसीलिए जब आप भौतिक भूगोल, जब इस समय के आप भूगोल को देखेंगे तो इन्होंने एक नक्शा बनाया था। ठीक है, मौका लगे कि मैं तुम्हें वो क्लासिक नक्शा दिखाऊंगा जिसमें दुनिया बड़े अजीबो गरीब तरीके से, और देवता जो है ऐसे हवा चला रहे थे ताकि नाव इधर से उधर जा सके। आज आपको हास्यास्पद लगेगा, लेकिन ये क्लासिक ज्योग्राफी का पार्ट था। तो उसमें चारों कोनों पे ऐसे देवता बने हुए हैं, और देवता ऐसे, जैसे हमारे वरुण देवता होते हैं, वैसे उन्होंने भी अपने देवता बनाए थे कि वो ऐसे समुद्रों में हवा फेंक रहे हैं और उससे नाव इधर से उधर जा रही है। और उस समय के नक्शे में जो आज है उससे काफी हद तक डिफर था, क्योंकि देखने की बाध्यता होती है, डिस्क्राइब करने की उस समय बाध्यता था, वो था फिजिकल। कोई रडार सेंसिंग नहीं थी, कोई जो एरोप्लेन्स नहीं थे, किसी तरह की और मैपिंग का कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं था। अब आ जाओ, इसके बाद आ जाता व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरफेस। अब मेरा कोई स्टूडेंट बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरफेस, यानी सतह का क्या तात्पर्य है। मेरे साथ भाई पढ़ोगे तो मैं तो डिसेक्शन करके हाथ में दे दूंगा। मेरे पढ़ाने का तरीका है, एक भी शब्द छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि इसी में सारे राज छुपे हुए हैं। तो जब हम आगे चलकर भौतिक शब्द समझ गए, फिजिकल वर्ड, इसी को चलकर आगे भौतिक भूगोल कहा गया। अब मैं बिना पढ़ाए तुमसे क्वेश्चन पूछ लूं, भौतिक भूगोल में क्या होगा, जरा तुम मुझे बताओ। अभी अभी मैंने ज्ञानेंद्रियों की बात की। ज्ञानेंद्रियां तो हम बचपन से जानते हैं, आंख देखती है, कान सुनते हैं, त्वचा स्पर्श करती है, जीभ स्वाद लेती है, ज्ञानेंद्रियां हैं। तो अब मुझे बताओ कि मैं भौतिक भूगोल तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूं, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाने जा रहा हूं, मैं उसमें क्या पढ़ाऊंगा? क्या पढ़ाऊंगा? सिर्फ मैं अभी मैं उसमें क्या पढ़ाऊंगा? मैंने भी पढ़ाया नहीं है, लेकिन अगर मेरी क्लास को ध्यान से सुन लिया, लॉजिक डेवलप हो गया, ये दिमाग में जिस दिन लॉजिक डेवलप कर दिया, माइक लाल तुम्हें कोई रोक के दिखा दे तुम्हें। ज्योग्राफी ऑप्शनल में तुम लोग देख रहे हो, तुम लोग क्या क्या 5-5, 10-10 मिनट में जो कर रहे हो कॉन्सेप्ट, लोग यहां हफ्ते हफ्ते भर पढ़ते हैं, मानसून उनसे ड्रॉ नहीं होता है, पछुआ कब जो है वो पूर्वा में घुस जाती पता ही नहीं चलता है।
एक एक डायग्राम से तुम लोग कितने कितने कॉन्सेप्ट निपटाते जा रहे हो। जेट स्ट्रीम अच्छे अच्छे को समझ में नहीं आता, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस समझ में नहीं आता, और मेरी क्लास के हर बच्चे ने एकदम सही बनाया। इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्रोसेस। हाँ जी, सुमित ने बताया है माउंटेन, रिवर, लेक, यही केवल भौतिक है। और सोचो हमने अभी क्या बोला, तुम लोग ध्यान से समझा करो। मैंने कहा पंखे से हवा चलाई, तो हवा को मैं देख तो नहीं पा रहा हूं, लेकिन मेरे शरीर पर स्पर्श हो रही है ना। तो ये त्वचा भी तो ज्ञानेंद्रिय है बाबू, है? त्वचा भी तो ज्ञानेंद्रिय है। जब किसी प्यार जताना होता तो हाथ पकड़ के कहते हो ना, तो कैसे क्यों कहते हो? दूर दूर से कहा करो। ये जो हमारी भूदृश्य हैं, ये जो हमारी लिथोस्फीयर है, चट्टान और मिट्टी से संबंधित चीजें, हम भागते हैं कि कुछ जादू टोना, कुछ होगा, फैक्ट पढ़ा जाएगा। कुछ नहीं है। हमें बस ये सिखा दिया जाए कि सीखते कैसे हैं, सीखना आसान हो जाएगा। क्या शायरी बोली यार, कम से कम वाह वाह तो बोल दो। हाँ जी, तो अब हम आ जाते हैं, डिस्क्राइब वर्ड हो गया कि मतलब इसको जानने के पीछे सोचो। इरेटोस्थेनीज के पास क्या रहा होगा, प्लेटो के पास क्या रहा होगा, जो है टॉलमी के पास क्या रहा होगा, जो उन्होंने इन चीजों को डिस्क्राइब किया। वो सिर्फ ज्ञानेंद्रियां ही थी, और उस अनुभवों के आधार पर उन्होंने कुछ अपने सिद्धांत दिए होंगे। जहां तक उनकी नजर गई, इरेटोस्थेनीज कहता था कि बित्ते से नापा जा सकता है, और इनका ही एक शहर था यूनान का, वहीं तक बोलते थे कि यही धरती का आखिरी है। यही कारण है बहुत समय तक जो पश्चिम के लोग थे वो समुद्री वेव्स पे जाते नहीं थे। आगे चलकर जब अंधकार युग आया, इनका डार्क एज आया, तो उनको माना जाता था कि समुद्र चपटा है और किनारे पे जो है पाताल है, जाओगे तो गिर जाओगे। तब कहीं 1529 में जाके मैकडल ने जब निकला जहाज लेके, तब तक तो ये सब समुद्र में यात्रा नहीं करते थे, दूर तक नहीं जाते थे कि कोने पे जाओगे और समुद्र जैसा डब्बे से और नरक के देवता मार देंगे। अब सरफेस शब्द का क्या तात्पर्य है, जो भूगोल का मुख्य हिस्सा है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत?